हेलो डियर स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आकाश उपाध्याय आज आपके लिए साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के यूनिट 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे इस सब्जेक्ट को समझने के लिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 में हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को लगभग पता ही होगा। कंप्यूटर इज़ एन ब्लैंक डिवाइस। कंप्यूटर एक खालिस्तान इकाई होती है। तो इसका आंसर लगभग सभी को मालूम है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेशन होता है। तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर में हम इनपुट भी देते हैं, आउटपुट भी देते हैं और प्रोसेस भी करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल। आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी ये देना है कि कंप्यूटर कभी भी आपसे लेगा इनपुट, उसको करेगा प्रोसेस और देन आपको देगा आउटपुट। ठीक। सिमिलरली क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर होता है तो वो भी आपसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ टेक्स्ट का कंटेंट वर्ड नाम के सॉफ्टवेयर में इनपुट कराया। ठीक है, तो वर्ड में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, वर्ड में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे और फाइनली जब आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंप्यूटर जब भी कंप्यूटर क्या करेगा, आपसे इनपुट लेगा। कंप्यूटर आपसे हमेशा इनपुट लेगा और उसके बदले में प्रोसेस करके आपको आउटपुट सर्व करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूटर एक्सेप्ट्स। कंप्यूटर द्वारा खाली स्थान को ग्रहण किया जाता है। तो कंप्यूटर द्वारा डेटा को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए। कंप्यूटर द्वारा डेटा को ग्रहण किया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट के रूप में डेटा को लेता है। कंप्यूटर जो है वो इनपुट के रूप में डेटा को लेता है, डेटा एज इनपुट, देन उसको क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा और फिर आपको क्या देगा, आउटपुट। तो आउटपुट के रूप में आपको मिलेगी क्या, इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा इन फॉर्म ऑफ। कंप्यूटर डेटा को किस रूप में लेता है। तो कंप्यूटर हमेशा याद रखिएगा डेटा को बाइनरी रूप में लेता है। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1, 2 अंकों का ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार होता है। तो इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो ये सभी कंप्यूटर्स के प्रकार हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल। ठीक, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 7, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। तो हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, इनको हम पीसी भी कहते हैं ना, पीसी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 8, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, डिजिटल होता है या एनालॉग होता है। तो नाम से ही आप इसको समझ सकते हैं कि ये हाइब्रिड लिखा हुआ है, तो जिसमें डिजिटल और एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो इसका आंसर आएगा सी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है हमारा सी, बोथ ए एंड बी, हाइब्रिड। तो डिजिटल प्लस एनालॉग के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है मिलके। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का आधारभूत तत्व क्या होता है ना। तो मॉडर्न कंप्यूटर का आधारभूत तत्व, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि वो इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस की मदद से, आउटपुट लेता है आउटपुट डिवाइसेस की मदद से, और सीपीयू इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑल, ठीक। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और सीपीयू है, ठीक। वेब टेक्नोलॉजी, अब यहाँ से आपके वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 उन्होंने पूछा है कि वेब टेक्नोलॉजी को ब्लैंक में वर्गीकृत किया जाता है। वेब टेक्नोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ऑप्शन ए दिया है www, ऑप्शन बी दिया है उन्होंने सर्वर, ऑप्शन सी दिया है ब्राउज़र। अब जब हम बात करते हैं वेब को यूज़ करने की, तो वेब जब भी हम यूज़ करेंगे तो वेब एक ऐसी सर्विस है जिसको इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना। तो अब किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए www, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते हैं, डॉट। कोई सर्वर होता है, बिल्कुल होता है बीच में सर्वर भी, क्योंकि ये वेबसाइट जो है वो सर्वर पे होस्ट की जाती है। और ब्राउज़र जो कि एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, किसको देखने के लिए, वेबसाइट को देखने के लिए ब्राउज़र एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है। तो वेब टेक्नोलॉजी को हम इन तीनों की मदद से ही यूज़ कर सकते हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं किसकी, वेब टेक्नोलॉजी। तो www, सर्वर और ब्राउज़र, ये तीनों ही हमें इसमें यूज़ होंगे, ठीक। और इसीलिए इसको इन 3 भागों में क्लासिफाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, www स्टैंड्स फॉर। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 12, the tool used to look the web pages। वेब पेज को देखने के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका आंसर आएगा, वेब पेज को देखने के लिए इनमें से हम लोग, जैसा कि अभी आपने बताया था कि आपको एक ब्राउज़र की आवश्यकता होगी, हमेशा एक ब्राउज़र लगेगा जो कि क्लाइंट एंड पे एक सॉफ्टवेयर होता है ना। तो इसका आंसर आएगा वेब ब्राउज़र, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा वेब टेक्नोलॉजी का महत्व होता है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन दिए हैं ग्लोबल रीच, तो ये तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है ही इसका। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, अगर हमें अमेरिका से कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखना है तो बिल्कुल अगर आप वेब पे अवेलेबल होगा तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। तो इसका आंसर जो आएगा बोथ ए एंड बी, तो इसका सही आंसर है ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चॉइस फॉर साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अभी यहाँ पर आप देखिए, ऊपर वेब टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट क्वेश्चन थे और यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 14 से आपके वेब साइबर सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी संरचना का विकल्प
होता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी संरचना का विकल्प होता है? तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर सी, लिंक और नो लिंक दोनों ही साइबर सिक्योरिटी संरचना के विकल्प होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। वेब ब्राउज़र इज़ यूज टू एक्सेस। अब वेब ब्राउज़र को क्या उपयोग करने के लिए एक्सेस किया जाता है ना? तो हम लोग वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं वेब ब्राउज़र की मदद से। कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स अपन ने देखे हैं? एक तो होता है माइक्रोसॉफ्ट का एज, है ना, क्रोम जो आप बहुत यूज़ करते हैं, उसके बाद में सफारी जो कि एप्पल का है, और कोई पॉपुलर वेब ब्राउज़र जैसे अभी एक नया है जियो स्फेयर, और इसके अलावा एक और कोई वेब ब्राउज़र जो कि है ओपेरा, है ना, और यूसी ब्राउज़र भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के 5-6 जो ब्राउज़र्स हैं, इनके नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो आपको ये पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं जिनके नाम आपको याद होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, इससे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना। तो अभी एज चल रहा है वर्तमान में, और इंटरनेट एक्सप्लोरर उसका पुराना ब्राउज़र है, ठीक है। गूगल क्रोम जो है वो गूगल का है, क्योंकि हम उसको गूगल क्रोम ही बोलते हैं। सफारी जो है एप्पल का है, जियो स्फीयर जियो कंपनी का है, ठीक है। इस प्रकार से इन ब्राउज़र्स को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ www? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता www की होती है? तो जब भी हम कोई वेब ब्राउज़र को देखते हैं या कोई भी वेबसाइट देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं फेसबुक, है ना। फेसबुक को आप विंडोज़ फेसबुक को आप विंडोज़ के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ में कोई सा ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, है ना। सिमिलरली आपके एंड्रॉयड फ़ोन में जो ब्राउज़र है उस पर भी आप फेसबुक को ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका फीचर क्या होता है www का? ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है ना। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि भाई ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी ओपन हो सकता है। तीसरा, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसमें, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये HTML में बनाया जाता है। कोई भी मतलब www की सारी जानकारी वेब पेजेस में अवेलेबल होती है ना, वेब पेजेस में अवेलेबल होती है, वेब पेजेस के माध्यम से दिखाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा, सही आंसर, ऑल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता www की होती है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है www, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी होता है, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसमें। तो इसका आंसर ऑल ऑफ अबो यानी ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वेब का होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वेब का होता है? तो किसी वेबसाइट को अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको एक URL भी मिलेगी, है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का भी यूज़ होता है, और वेबसाइट जो बनी होती है वो HTML में भी बनी होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, द कॉन्सेप्ट विच हेल्प टू describe wide variety of digital technology is।
डिजिटल टेक्नोलॉजी को विश्लेषित करने हेतु तो किसकी मदद ली जाती है? तो साइबर कैफ़े की तो मदद लेते नहीं है हम इसमें, है ना। साइबर क्राइम की भी कोई मदद लेते नहीं है। तो साइबर स्पेस, वो स्पेस जहाँ पे सारा का सारा इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़े हुए और भी कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम साइबर स्पेस कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए, साइबर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 19, साइबर स्पेस इज वेब कंसिस्टिंग ऑफ। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो साइबर स्पेस को डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, साइबर स्पेस वह वेब है जिसमें ब्लैंक शामिल होता है। तो इसमें क्या शामिल होता है? सीधी सी बात है कि जब भी हम साइबर स्पेस में जाएंगे तो हमें कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्ट होंगे और कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा एक, यानी कि इंटरनेट या लैन वैन मैन कुछ भी होगा। तो इंटरनेट ही होगा सबसे प्रभावशाली माध्यम। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, साइबर स्पेस इज ब्लैंक स्पेस। साइबर स्पेस डायनामिक होता है, मतलब आप इसको, जैसे अभी मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ और थोड़ी देर में मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ और फिर वापस आ जाऊँ, तो ये डायनामिकनेस हो गई। दूसरा ये वर्चुअल होता है, मैं यहाँ पर कॉलेज के रूम में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग घर पे भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ये वर्चुअलनेस हो गई कि भाई आपको बाद में भी कंटेंट अवेलेबल है और मेरी उपलब्धता भी आपको नहीं है, तो यही वर्चुअलनेस है। और अभी आप, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप में से कोई भी लाइव भी नहीं है, इसका मतलब वर्चुअल हो गया। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, साइबर स्पेस होता है। अब साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस फिजिकल स्पेस होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो साइबर स्पेस होता है डिजिटल मीडियम, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या डिजिटल टेक्नोलॉजी का कोई मीडियम है जिसकी वजह से हम लोग साइबर स्पेस में काम कर पा रहे हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, साइबर स्पेस है, साइबर स्पेस में होता है। अब साइबर स्पेस में क्या होता है? फिक्स्ड काउंटर होता है, नो फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप होता है या ऑल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा वो आएगा, कोई फिक्स स्पेस नहीं होता साइबर स्पेस में, है ना। शेप नहीं होता कोई इसका साइबर स्पेस का। भाई अभी 100 कंप्यूटर जुड़े हैं, सपोज़ करो साइबर स्पेस 100 कंप्यूटर 100 राउटर जुड़े हुए हैं और अचानक से 1000 जुड़ जाएं, तो कोई एक फिक्स शेप नहीं होता, क्योंकि साइबर स्पेस बढ़ता या घटता रहता है। अगर हम देखें कि साइबर स्पेस अभी ये 50 कंप्यूटर का नेटवर्क है और 1 सेकंड बाद ये 500 कंप्यूटर का नेटवर्क भी बन सकता है, और वापस 1 सेकंड बाद ये सिर्फ 10 सिस्टम का नेटवर्क भी बना हुआ हो सकता है। तो ये जो सारा कंपोनेंट है, नेटवर्क राउटर वगैरह, ये सारा का सारा कहलाता है साइबर स्पेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेट इज द शॉर्ट टर्म ऑफ। इंटरनेट जो है वो शॉर्ट टर्म है, किसका? संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट संक्षिप्त रूप है किसका? भाई इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का। ठीक है। लेन जो है वो एक उसका जैसा कि नाम ही है, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो वो एक लोकल एरिया तक वर्क करेगी। मैन जो है वो मेट्रोपोलियन एरिया तक वर्क करेगी। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, तो नेटवर्क का नेटवर्क है, किसका नेटवर्क है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये क्या है? इंटरनेट का डेफिनेशन है कि बहुत सारे नेटवर्क्स का भी एक नेटवर्क है, इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय, इंटरनेट को किसने विकसित किया था? तो इंटरनेट को बॉब काहन और विंड सर्फ दोनों ने मिलकर बनाया था। तो इसका आंसर आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट वाज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब इंटरनेट
कि इसमें बताया कि उत्पत्ति कैसे हुई, किसके प्रयोग का परिणाम है इंटरनेट। भाई किसने प्रयोग किया था इंटरनेट को, रिजल्ट एज ए रिजल्ट आपको इंटरनेट मिला, तो आर्पानेट है ना। आर्पानेट जो थी अमेरिकन रिसर्च कंपनी है एक, उसका मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। आर्पानेट का फुल फॉर्म होता है, जस्ट ए सेकेंड, आर्पानेट का जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये अमेरिका की एक कंपनी है, अमेरिकन रिसर्च एजेंसी थी जिसने इंटरनेट का आविष्कार किया था। ये अपनी पहले स्टार्टिंग में अपनी फाइलों को एक दूसरे से शेयर करते थे मैसेजेस के माध्यम से। तो आर्पानेट ने इंटरनेट की अवधारणा को जन्म दिया था और इंटरनेट का आविष्कार किया था। तो इंटरनेट वॉज पॉपुलर इन द ईयर, इसमें पूछा कि भाई कौन से ईयर में इंटरनेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो 1990s में इंटरनेट का इंटरनेट जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, भाई निम्नलिखित में से इंटरनेट का एप्लीकेशन क्या होता है। तो हम इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो हम डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉल वगैरह हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं। फिर सर्च कर लेते हैं, कोई भी कंटेंट, कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं। तो ये तीनों ही आ गए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि आईसोक स्टैंड्स फॉर, आईसोक स्टैंड्स फॉर, तो आईसोक का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सोसाइटी होता है ना। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, इंटरनेट सोसाइटी। आप इस पर अच्छे से इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये एब्रीविएशंस हैं जो बहुत बार पूछ लेते हैं। जैसे आर्पानेट है, आईसोक है, इन लोग ये जो एब्रीविएशंस हैं आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब आईसोक के बारे में एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि आईसोक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग, है ना। आईसोक जो होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आईसोक मतलब जो है इंटरनेट स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है, एजुकेशन पॉलिसीज़ डिफाइन करता है और पॉलिसी डेवलपमेंट भी करता है। तो इसका आंसर जो आएगा ऑल आएगा, है ना। तो आईसोक के ये जो आपको तीनों ये जो दिए हुए हैं आईसोक के, ये कार्य क्षेत्र है। इंटरनेट स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना, एजुकेशन पॉलिसीज़ तय करना और पॉलिसी डेवलपमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर आएगा वो डी आएगा। तो इंटरनेट गवर्नेंस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ, इंटरनेट गवर्नेंस में खालिस्तान का सिस्टम शामिल होता है। तो इंटरनेट गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें लॉज होगा, रूल्स होंगे, पॉलिसीज़ होंगी। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। आईसोक स्पेसिफिकली एड्रेसेस ब्लैंक डाइवर्स एरिया ऑफ कंसर्न, आईसोक द्वारा विशेष तौर पर किन क्षेत्रों को एड्रेस किया जाता है। तो इसका आंसर जो आएगा भाई, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कराना होता है, हार्मोनाइजेज द पॉलिसीज, लीड एजुकेशनल एंड रिसर्च एफर्ट्स, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 29 में ये सभी देखा था। और इसका जो आंसर आएगा ऑल सॉरी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जो है वेब ब्राउज़र इज़ अ ब्राउज़र, है ना। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये एक एप्लीकेशन होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को www से डाउनलोड
करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, वेब ब्राउज़र इनेबल यूज़र टू डिस्प्ले द एंड इंटरेक्ट। वेब ब्राउज़र द्वारा यूज़र को खाली स्थान के साथ प्रदर्शित या इंटरेक्ट करने हेतु तो विकल्प दिया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आएगा, भाई हम किसी वेब पेज पे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। हम वेब पेज पे टेक्स्ट दिखता है, हमको इमेज दिखती है, वीडियोस भी दिखते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल आएगा। ये 3 माध्यम से हम लोग वेब पेजेस पे जानकारी को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी वेब पेज पे हम लोग टेक्स्ट के रूप में जानकारी प्रदर्शित करते हैं, इमेज के रूप में, और वीडियोस के माध्यम से भी हम जानकारी प्रदर्शित कर सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल। ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, किस माध्यम की मदद से हम वेब पेज में जानकारी प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो अब आपको ये 3 ऑप्शन तो ध्यान है कि भाई टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियोस है, और उसके अलावा कोई अदर ऑप्शन होगा तो वो आपको सिलेक्ट करके उसका सही आंसर देना है। वेब ब्राउज़र अलाउ यूज़र टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। अब वेब ब्राउज़र यूज़र को जानकारी एक्सेस करने की अनुमति देता है। सबसे पहली बात तो हमको जानकारी मिलती है क्विकली, ईजिली मिल जाती है, तो इसका आंसर आएगा बोथ एंड बी। वेब ब्राउज़र फॉर्मेट ब्लैंक इंफॉर्मेशन फॉर डिस्प्ले। वेब ब्राउज़र जानकारी को प्रदर्शित करने हेतु खाली स्थान प्रारूप का उपयोग करता है ना। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि किसी वेब पेज को बनाया जाता है कौन सी लैंग्वेज में? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनाया जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा HTML। और HTML का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए। वेब ब्राउज़र यूजेस ब्लैंक प्रोटोकॉल। अब वेब ब्राउज़र कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करता है ना। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो है वो है HTTP। इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। हम जानते हैं कि जब भी एक डिवाइस से डेटा दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र होगा, है ना, तो ये एक रूल के तहत होगा, तो उस रूल को क्या बोलते हैं? हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक। अब इस प्रोटोकॉल में हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि HTML में जो जानकारी होती है टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से होती है, तो वो बनाई जाती है HTML में, है ना। तो जब किसी टेक्स्ट में कलर्स, एनिमेशंस वगैरह आ जाते हैं या वीडियोस आ जाता है, तो वो टेक्स्ट जो कहलाता है हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। तो इस हाइपर टेक्स्ट को यहाँ जब ट्रांसफ़र करना होगा, कहाँ पर? हमारे ब्राउज़र में या हमारे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करना होगा, तब इस हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक रूल लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल स्टेटलेस होता है। जैसे कनेक्शन यहाँ से डेटा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये कनेक्शन बंद हो जाता है ना, ये कंटिन्यू चालू नहीं रहता। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, HTTP। इन वेब ब्राउज़र वेब पेजेस आर आइडेंटिफाइड बाय। वेब ब्राउज़र में वेब पेज खाली स्थान के द्वारा पहचाने जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो वेब पेज है, किसी वेब पेज को यूज़ करना या किसी वेबसाइट के लिए हमको उसका क्या पता होना चाहिए? एड्रेस पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे कॉलेज की वेबसाइट का नाम है HDC harda.com, है ना। तो ये जो .com है, जब आप इसको ब्राउज़र में लिखेंगे तो ये कहलाएगा एक URL। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो आ गया आपका URL। URL का जो फुल फॉर्म है मैं वो आपको और बता देता हूँ। URL को बोलते हैं
फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि एब्रीविएशन है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण होता है। तो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में शायद बताया था, 6-7 ब्राउज़र्स के नाम बताया था, जिसमें मोज़िला फायरफॉक्स में स्किप कर गया था। तो मोज़िला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है। गूगल क्रोम गूगल का है। तो ये सभी एक वेब ब्राउज़र है। सर्च इंजन इज़ एन आंसरिंग मशीन। सर्च इंजन ऑनलाइन आंसरिंग मशीन होती है, ऑफलाइन आंसरिंग मशीन होती है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, जब तक आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा, जब तक सर्च इंजन काम नहीं करेगा, तो वो एक ऑनलाइन आंसरिंग मशीन होती है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट इज़ कॉमनली नोन एज। लिस्ट के रूप में कंटेंट को संगठित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा ACRP। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का एक एग्जाम्पल होता है? अब भाई नया एक, अभी तक अपन ने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें से सर्च इंजन के एग्जाम्पल पूछे हुए। तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो इसका आंसर जो आएगा ऑल आएगा। ठीक है। तो सर्च इंजन क्या करता है, हमसे एक कोई फ्रेज़ लेता है, फ्रेज़ मतलब एक सेंटेंस लेता है या एक वर्ड लेता है या वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लेता है, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? कीवर्ड, है ना। ये हम उस सर्च इंजन को देते हैं कि भैया इस कीवर्ड से रिलेटेड आपके पास में कौन कौन से वेब पेजेस हैं, है ना। मतलब हम सर्च इंजन की थोड़ी सी वर्किंग की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को हमारे जो कीवर्ड दिए होते हैं उससे रिलेटेड वेब पेजेस एज क्या देता है? रिजल्ट। कौन देता है? सर्च इंजन, है ना। साथ ही साथ ये इसको क्या करता है? रैंकिंग भी देता है ना। और इस प्रकार से एक सर्च इंजन जो है वो काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का लाभ होता है? सर्च इंजन का लाभ, तो भाई सर्च इंजन हमको प्रिसीजन देता है, बिल्कुल देता है। हमारा टाइम सेव भी करता है। फ्री एक्सेस देता है उसके, बिल्कुल देता है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑल आएगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का तत्व है? तो क्रॉलर्स क्या होते हैं ना, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप कोई कीवर्ड देते हो तो क्या करता है सर्च इंजन में एक रोबोट होता है जिसको हम लोग क्रॉलर बोलते हैं। ये क्या करता है कि भाई जिन जिन वेबसाइट पे ये जो आपने कीवर्ड दिए हैं वो अवेलेबल हैं, उनको वो जाके धीरे 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 खोजने लगता है। तो जब जैसे उनको ढूंढता है तो ढूंढने के बाद में उसका एक डेटाबेस बनाता है और उसको इंटीग्रेट करके आपको रिज़ल्ट देता है, उसको रैंकिंग भी देता है ना। आप कभी गूगल के सबसे सर्च करोगे, सबसे नीचे वाले पेज पे जाओगे तो वहाँ बहुत सारे 1 2 3 4 5 डेट 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 ऐसे करके पेजेस दिखते जाएंगे। तो जब तक आपकी सर्च पे आप मतलब गूगल सर्च इंजन पे काम कर रहे हो तब तक यहाँ पे पेजेस की संख्या बढ़ने की और भी संभावना है। क्यों? क्योंकि वो उसको क्रॉल करते जा रहा है, उस कंटेंट को जो आपने सर्च किया उसका डेटाबेस बनाते जा रहा है और उसको इंटीग्रेट करके आपको दे रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन के लिए आधारभूत तत्व होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो है भाई, अब जैसे मैंने बताया कि ये जो क्रॉल करेगा, है ना, क्रॉलर क्या करेगा? इसको इंडेक्स भी करता जाएगा। तो इंडेक्सिंग भी एक उसका काम है। क्वेरिंग, बार बार दूसरे वेब पेजेस पे जा के वो देखेगा, दूसरे पेज पे उसको और कोई सी लिंक मिल जाएगी तो वो वहाँ चले जाएगा, तो ये क्वेरिंग भी करेगा। तो बोथ एंड भी इसका
जो है आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, वेबसाइट इज़ ब्लैंक ऑन इंटरनेट। वेबसाइट इंटरनेट पर क्या होती है? इसका मैं आंसर आपको काफ़ी बार दे चुका हूँ कि वेबसाइट जो है इंटरनेट पे एक लोकेशन होती है, साइट है ना। जैसे बात करते हैं ना इंजीनियर्स की, हमारी कोई सी साइट पर काम चल रहा है, तो साइट जो क्या है, वर्ड जो है साइट का मीनिंग होता है लोकेशन, है ना। वेब लोकेशन, वेबसाइट इंटरनेट पर एक वेब लोकेशन होती है। वेब पोर्टल प्रोवाइड पॉइंट ऑफ एक्सेस, वेब पोर्टल द्वारा खालिस्तान को एक्सेस पॉइंट के लिए प्रदान किया जाता है। तो कोई वेब पोर्टल जो होता है सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस देता है आपको, है ना। वेबसाइट कैन बी एक्सेस थ्रू, वेबसाइट को खालिस्तान के द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो यूआरएल के द्वारा हम लोग वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, इंफॉर्मेशन सोर्सेस अपडेट रेगुलरली इन, जानकारियों को खालिस्तान में नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। तो हम लोग जानकारियों को वेब पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, ब्लैंक का मॉड्यूलर संरचना होती है। तो जो हमारा वेब पोर्टल होता है ना, उसकी एक मॉड्यूलर संरचना होती है। मॉड्यूलर संरचना में क्या होता है कि एक उसका एडमिन वाला पार्ट होता है जहाँ से पूरा का पूरा वेब पोर्टल को मैनेज किया जाता है, और एक यूज़र वाला पार्ट होता है जहाँ पे यूज़र उसकी सर्विसेज को एक्सेस करता है ना। तो एक जो वेब पोर्टल है वो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देख रहे थे, दोनों ऑप्शन सेम है लगभग। तो क्वेश्चन नंबर तो ये जो हो गया एडमिन वाला मॉड्यूल हो गया, ये हो गया यूज़र वाला मॉड्यूल। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है वो है वेब पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 51, इट हैज़ अ सिंपल कंस्ट्रक्शन। अब निम्नलिखित में से किसकी सिंपल संरचना होती है? तो वेब पोर्टल जो होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो वेबसाइट की संरचना सिंपल होती है ना। ये HTML में बनाई जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, इट यूजेज अ सिंपल सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, इसके द्वारा सरल सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? अब वेबसाइट और वेब पोर्टल में हम लोग डिफरेंस थोड़ा सा पिछले दो क्वेश्चंस के माध्यम से जान गए हैं। तो सिंपल क्या है इन दोनों में से? वेबसाइट और वेब पोर्टल में से वेबसाइट है तो इसमें सरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म का यूज़ किया जाएगा। सॉरी। इट यूजेस कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी मैकेनिज्म, तो सीधी सी बात है वेब जो पोर्टल है उसमें कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिस्टम का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि उसमें एडमिन लॉगिन का सिस्टम अलग बनेगा, यूज़र के लॉगिन का सिस्टम अलग बनेगा, क्योंकि यूज़र सर्विसेज को एक्सेस करेगा। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ बीइंग सिक्योर्ड इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या सिक्योर रहता है? तो आप लोग देखिए, आपको जो आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं। भाई इंफॉर्मेशन तो आप कंप्यूटर सबसे मस्ट है, एप्लीकेशंस भी सिक्योर होना चाहिए और पूरा नेटवर्क भी सिक्योर होना चाहिए। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में ये सभी तीनों चीज़ें आती हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ मेनली कंसर्न विथ, कंप्यूटर सिक्योरिटी का मुख्य क्षेत्र होता है। अब इन्होंने जो आंसर दिया है वो है क्वेश्चन 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, जैसे कि ये बताएं इंफॉर्मेशन, नेटवर्क और एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एरिया ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्षेत्र माना जाता है? तो इंटीग्रिटी मतलब एकात्मता बनाए रखता है डेटा की, सिक्योरिटी भी करता है और कॉन्फिडेंशियलिटी भी उसकी बनाए रखता है। तो इसका आंसर जो आएगा ऑल, राइट। निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्षेत्र इन सभी में माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 57 जो है उसको देख लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज चैलेंजेस इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी में निम्नलिखित में से किसको चुनौती माना गया है या जाता है? तो पैसे की सुरक्षा हम लोग करते हैं, मॉनिटरिंग, पोटेंशियल अटैक्स भी होते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा ऑल। ये सभी हमारे को कंप्यूटर सिक्योरिटी में ज़रूरी होते हैं, है ना। इन सभी की सिक्योरिटी, पैसे की सिक्योरिटी भी ज़रूरी होती है, कोई आपका बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल ना निकाल ले। मॉनिटरिंग मतलब आप क्या कर रहे हो ये कोई ना देख पाए। पोटेंशियल अटैक्स मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको चुराने की कोई कोशिश ना करे, ठीक है। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिक्योरिटी की विधि होती है ना। तो जो इसका जो आंसर है भाई, एंटीवायरस हमको वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल जो है वो जो अनवांटेड जो एक्सेस हैं उनको रोकता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है या हमारा जो कंप्यूटर है उसकी इंफॉर्मेशन को कोई बिना पासवर्ड जाने एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है फायरवॉल इज अ ब्लैंक सिक्योरिटी डिवाइस। फायरवॉल एक खालिस्तान इकाई है, तो इसका जो आंसर है कि फायरवॉल जो है नेटवर्क से रिलेटेड सिक्योरिटी की इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 फायरवॉल हेल्प टू मॉनिटर। फायरवॉल खालिस्तान का ट्रैफिक मॉनिटर करने में मदद करता है। तो फायरवॉल में क्या होता है कि जैसे हम नेटवर्क की बात करें कि मुझे दूसरे किसी सिस्टम पे जब एक्सेस करना होता तो उस जैसे कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है, तो मैं जब कंप्यूटर बी से कोई फाइल चाहता हूँ, है ना, कोई फाइल उठा के लाना चाहता हूँ, तो जब मैं यहाँ से कंप्यूटर बी पे जाऊँगा तब ये मेरे लिए क्या करेगा, फायरवॉल यहाँ आउटकमिंग लिखा है ना, ठीक है। ये मेरे लिए आउटगोइंग है और इसके लिए इसका जो फायरवॉल काम करेगा उसके लिए बाहर से आने वाला एक सिग्नल है या मैसेज है जो मैं इसकी फ़ाइल को उठाने जा रहा हूँ, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसका जो आंसर आएगा इनकमिंग, ठीक है। तो इसके लिए ये इनकमिंग सिग्नल हो गया। अब यहाँ पे आउटकमिंग लिखा है, ध्यान रखना आउटगोइंग नहीं लिखा है, तो बोथ हो एंड ए और बी के लिए शायद मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए आपको कुछ और बताने लग गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है आपको, वो रिलेवेंट यहाँ आउटगोइंग आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का कौन सा मोड होता है? तो फायरवॉल का जो मोड होता है वो ड्रॉप मोड होता है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा सी। 62 फायरवॉल का लाभ क्या होता है भाई, इसमें पूछा है। खालिस्तान फायरवॉल का लाभ होता है। तो फायरवॉल का जो लाभ है, अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्शन देता है हमको, बिल्कुल देता है। मॉनिटरिंग करता है, बिल्कुल करता है। प्रिवेंशन ऑफ मालवेयर, बिल्कुल करता है। तो इसका आंसर जो आएगा ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज ऑफ फायरवॉल। अब फायरवॉल की कोई हानि होती है क्या? फायरवॉल की कोई हानि होती है क्या? तो फायरवॉल में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसको
सेटअप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लिमिटेड विजिबिलिटी होती है इसकी और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसकी, तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। भाई इतना पैसा और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में जब विजिबिलिटी उसकी लिमिटेड हो, है ना, तो हम इंटरनेट से आने वाले कनेक्शंस को फायरवॉल बहुत एक हद तक उसको रोक सकता है, लेकिन पूरे अटैक्स को नहीं रोक सकता है फायरवॉल, है ना। इस वजह से लिमिटेड विजिबिलिटी हो गई। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन सिक्योरिटी का चरण होता है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी। तो आप सभी ने जब आपका अकाउंट जो है आपके फ़ोन पे, जैसे गूगल का अकाउंट है ना, तो उसमें आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, वेरीफाई एवरी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, है ना, जितने भी आपने उस ऑनलाइन होने के बाद में काम किए हैं। SSL सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। SSL का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इज। डिजिटल सिक्योरिटी का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? तो डिजिटल सिक्योरिटी में हमको नेटवर्क की सिक्योरिटी भी रखना पड़ता है। एंड पॉइंट मतलब हम जब कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं या कोई नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो हम एंड पॉइंट है ना। क्लाउड पे भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो जो इसका जो आंसर आएगा 65। अब एक जो क्वेश्चन आपका रह गया है 66, आई बैंकिंग से क्या तात्पर्य होता है? तो आई बैंकिंग से क्या तात्पर्य होता है? तो इंटरनेट बैंकिंग नहीं होता, है ना। अब आप बोलोगे कि सर आप तो गलत बता रहे हो। तो जो आई बैंकिंग नहीं होता है वो ई बैंकिंग होता है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग को ई बैंकिंग बोला जाता है। ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा डी, नन। तो आई बैंकिंग नाम की कोई टर्म नहीं होती, वो होती है ई बैंकिंग, ठीक है। तो ये आपके यूनिट 1 में जो थे लगभग 66 क्वेश्चंस मुझे अवेलेबल हुए थे, और मैं कोशिश करूँगा कि यूनिट 1 के बहुत सारे क्वेश्चंस और आपके लिए लेके आऊँ जो इन क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रिपरेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फंडामेंटल क्लियर होता जाए, जिससे कि आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। और अगले वीडियो में मैं यूनिट 2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के आऊँगा आपके लिए। तो आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। जब तक इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट करें, मैं सभी कमेंट्स का आंसर आपको देता हूँ। और साथ ही ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये भी आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. Thanks to all.